वालेकुम। लेक्चर 42 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। कल ये एग्जांपल आप लोगों की क्लास के अंदर मैंने डिस्कस की थी। येलो वाला क्वेश्चन था और ये वाइट से आंसर शुरू हो गया था, ठीक है। तो चलो जाओ भाई। अच्छा, अब कल जो हमने बात की थी कल, उसमें मैंने आपको ये कहा था एग्जांपल 1 में कि पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को हम कर देते हैं जिस दिन बिल रिसीव होता है, और बिल रिसीव होने की डेट पर हम जर्नल एंट्री करते हैं सीडब्ल्यूआईपी के अंदर, और ग्रॉस बिल को सीडब्ल्यूआईपी में डेबिट करते हैं। ये बातें मैंने आपको कल सिखाई थी, ठीक है। अच्छा, तो वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ, अब जो बोलेगा वो ना वो बस बाहर चला जाएगा, फिर अब चुप करके बैठे। वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑन यकम जनवरी 21। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 510% एडवांस वाज पेड टू कॉन्ट्रैक्टर ऑन यकम जनवरी 21। 5% एडिशनली शैल बी डिडक्टेड। और मैंने अज्यूम किया था कि 6 महीने बाद आफ्टर कंप्लीशन 6 महीने बाद हम वापस कर देंगे, लिखा नहीं, जरा जगह कल तंग थी, ठीक है ना। और फॉलोइंग बिल्स वर रेज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, रिसीव्ड बाय अस। और बिल आ रहा है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 4 बिल्स आए, ठीक है। अब ये जरूरी भी नहीं हर 3 महीने बाद है, कोई 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, ऐसे भी हो सकता है, बस मैंने जरा सिंपल रखा होता इसको, ठीक है। अच्छा, अब पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को हम कर देते हैं जिस दिन बिल रिसीव होता है। ये सारी डिस्कशन उसके ऊपर हमने की थी और ये हमारी एंट्रीज बनी थी, ऐसे ही है। जिस दिन एडवांस पे किया उस दिन एंट्री पास की, एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। पहला बिल जिस दिन आएगा तो बिल आने पर सीडब्ल्यूआईपी में ग्रॉस बिल को डेबिट करना है, तो सीडब्ल्यूआईपी डेबिट साथ ये यहां से आपको मैंने कहा था आपकी एंट्री पास हो जाती है, ये ठीक है। ये आपकी एंट्री के 4 आइटम्स हैं, ठीक है। यही एंट्री आप देखो पास भी हो रही है। सीडब्ल्यूआईपी 60 से डेबिट, एडवांस भाई 6 पहले दे चुके, 5 फिर कभी देंगे आपको, और 51 लेकर जाओ, ठीक है। ऐसे ही हर बिल के ऊपर हम सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और कैश क्रेडिट, इसी तरह से 4 बिल्स पे 4 एंट्रीज कर ली थी हमने, ठीक है। लेकिन कल जाते जाते एक बात की थी जिसको आप तसल्ली से करते हैं, यहां तक तो कोई मसला नहीं था इस क्वेश्चन में। अब मैंने आपसे कहा कि ऐसा अज्यूम करो कि एक और एग्जांपल है, बाकी सारा डाटा सेम है, लेकिन पेमेंट जो है वो हम कॉन्ट्रैक्टर को बिल जिस दिन लाता है उसी दिन पे नहीं करते, बल्कि 0.5 मैंने ये बना दिया, पेमेंट इज मेड टू कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ बिल। अब अगर ये सिचुएशन बनेगी तो क्या जिस दिन बिल आएगा उस दिन हम सीडब्ल्यूआईपी में इसकी एंट्री नहीं करेंगे? एंट्री हमने मैंने कहा था बिल के दिन लाजमी करनी है, क्योंकि बिल आने का मतलब ये है, जो वो बिल बना के लाया है कॉन्ट्रैक्टर, उसका मतलब ये है कि इतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको डेबिट कर दो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में। 1 रुपया भी नहीं दो तो सारे का सारा पेबल क्रेडिट कर लो, उधार पे भी तो ऐसे खरीदा ही करते थे। तो हमने सीडब्ल्यूआईपी में डेबिट करना है ग्रॉस बिल को जिस दिन बिल रिसीव हो, पेमेंट की डेट के ऊपर, पेमेंट की डेट का इंतजार नहीं करना, ठीक है। साहब जी दरवाजा बंद करके वापस जा रहे। अच्छा जी, तो अगर ये सिचुएशन बन जाए तो सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि 31 मार्च पे जब बिल आएगा तो हम एंट्री पास करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 60 से। हम कहेंगे जी 6 रुपए एडवांस पहले दे चुके हैं जी, पैसे वो एडजस्ट करेंगे, 3 फिर कभी देंगे, और 15 जो है वो 15 दिन बाद ले जाना, तो पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर, ये क्रेडिट हो जाएगा। और फिर ग्रीन, बल्कि इसको भी मुझे ग्रीन ही करना चाहिए था, ये नई चीज आ गई, सवाल बदल गया, ठीक है। तो चल रहा भाई, चल ले भाई, चल ले भाई, नहीं चल रहा वो, चले। तो पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट कर दिया हमने 51 से, और अब ये 15 दिन बाद तशरीफ लाएंगे भाई साहब, ठीक है। और 15 अप्रैल को और आकर कहेंगे भाई आपने कहा था 15 दिन बाद आना, पैसे दे देंगे। हम कहेंगे हाँ हाँ चेक बना पड़ा है ले लो, या कैश कटा हुआ पड़ा है ये पकड़ो, और उस दिन पर ये एंट्री कर लेंगे हम, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश, या बैंक इस दिन क्रेडिट होगा 51 से, ठीक है। तो ये छोटा सा चेंज आ सकता है सवाल के अंदर, अगर जिस दिन बिल रिसीव हो उसी दिन पेमेंट ना हो रही हो, बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, ऐसे ही ये हर हर बिल पे ऐसा ही होना है। 30 जून वाला बिल आएगा तो हम कहेंगे 100 रुपए का बिल आ गया सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, 10 आपको दे चुके, 5 फिर कभी देंगे, और 85 जो है वो 15 दिन बाद ले जाना, तो है तो आज ये भी पेबल। फिर वो 15 दिन बाद आएगा तो हम वो पेमेंट इसको कर देंगे, पेबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे, फिर पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है जी। कितने से? 85 से। हर बिल पर अब यही सिचुएशन चल रही है।
30 सितंबर बिल आया 200 का, हमने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो डेबिट करो 200 से, क्योंकि इतनी बिल्डिंग बन गई है। 20 रुपए पहले दे चुके भाई आपको, 10 फिर कभी देंगे, और 170 रुपए 15 दिनों बाद ले जाना, तो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट हो गया। और फिर 15 दिन बाद भाई साहब तशरीफ लाएंगे और ये 170 रुपए अपना ले जाएंगे, और आप एंट्री पास कर देंगे पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, और कैश या बैंक जो भी आपने यूज किया वो क्रेडिट। ठीक है, 170। ठीक हो गया। नेक्स्ट। नहीं नहीं, क्लास के बाद रख दो, ढक के फिर ले आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी बिल 31 दिसंबर को रिसीव हुआ है। अब इसकी पेमेंट हमने करनी है 15 जनवरी 22 पे, लेकिन हमारा साल खत्म हो गया। मैंने रिक्वायरमेंट कोई नहीं लिखी थी, लेकिन अब मैं रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21, और साथ ही मैं अभी आपको एक नई रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि ऑल्सो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है ना, तो ये काम हम कर लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है चूंकि, तो ट्रांसफर की एंट्री पास कर दे। ट्रांसफर की एंट्री बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट, जितनी अमाउंट में बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट होता रहा था, जितनी अमाउंट इकट्ठी हो गई है, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो उस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में से उसको क्रेडिट करके बिल्डिंग को डेबिट कर लो। ठीक है, सही है। टेस्ट में सिर्फ बोरिंग कॉस्ट होगा, इसलिए अब टेस्ट मत छोड़ना, क्योंकि अब छुट्टियां तुमने कोई नहीं की, बोरिंग कॉस्ट तुम स्टार्ट से पढ़ रहे हो। ठीक है, ओके जी। टेस्ट सिर्फ बोरिंग कॉस्ट का होगा। हाइब्रिड में भाई साहब शुक्र है आप तशरीफ लाए हैं सर, बहुत शुक्रिया। आप जो अब आए हैं वो भी, उनका भी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, टाइम पे आया करें। अगर मैं बैलेंस शीट, ओहो ये एंट्री तो मैं भूल ही गया, ये लिख तो लें, असल तो काम की एंट्री थी, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं और जर्नल एंट्रीज से बनाऊं, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। जैसे पास पेपर 4 होमवर्क में दिया था अल्फा ट्रेडिंग, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? बेहतर तो हुए हैं आदादो शुमार। अच्छा, कितने बच्चों को बिल्कुल समझ आ गया है? मैंने तो लाजमी करवाना है, ये तो आप बेशक भूल जाएं कि जैसे आपने समझा होगा मैंने जैसे समझाना है, मेरा अपनी तसल्ली तभी होगी। करवाना तो मैंने सवाल है, स्टिल फिर भी मैं कहूंगा कितने बच्चों को समझ आ गया था और कर लिया था उन्होंने? अच्छा, ये हाथ खड़े रहे, खड़े रहे। कितने बच्चे वो हैं जिनका 100% नहीं हुआ था, लेकिन 60-70% तो सही हो गया था? सारी हाथ खड़े हो गए, तो भाई कितना ही पर्चे में करना होता है सही। ठीक है, लेकिन हम सवाल करेंगे क्लास के अंदर, ये उसी की बेस बना रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं, आज आखिरी दिन इसके ऊपर लगा लें, कल का शायद आधा दिन लगे, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स IS-20 शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं आएगा, आज क्या दिन है, जुमेरात है ना, कल टेस्ट है, कैसे होगा? ठीक है, ये तो आएगा, ये तो सिर्फ पढ़ा दिया, ये कॉन्सेप्ट आपको पहुंच चुका होगा। ओके, सुने, बैलेंस शीट बनाने लगा हूं मैं, लेकिन एग्जाम्पल 2 के हिसाब से बनाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फायदा होना है, उसमें पेबल भी आ सकता है ना। ठीक है, आसान है ज्यादा एग्जाम्पल 1। ओके चल, अब मैं ये कह रहा था आपको कि इधर देखो, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को ये एंट्रीज नजर ही ना आ रही हो। ठीक है, जान जी, अब अल्लाह करे वापस मिट जाए। अच्छा, अब मैं इसलिए इस तरह से बेटा लिख रहा हूं, क्योंकि देखें आपने जैसे भी पास पेपर का सवाल किया, उसमें आपसे कहा गया था कि आपने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, जर्नल एंट्री तो नहीं मांगी थी। अब वो टाइम जाया करने के लिए पहले जर्नल, जिनको आदत होगी वो टाइम, देखो हमने स्टार्ट किया था रिवैल्यूएशन करना वर्किंग से, जर्नल एंट्रीज की थी, पहले तो लेजर भी बनाए थे, 2 दिन लेजर बनाते रहे, फिर मैंने कहा लेजर्स को छोड़ो, जर्नल एंट्रीज डायरेक्ट करो। फिर हमने बात की थी जी जर्नल एंट्रीज को छोड़ो, नोट के ऊपर डायरेक्ट वर्किंग से बनाना शुरू करो काम। तो उसका फायदा अब आप लोग देख ही रहे हैं, आप वर्किंग करते हैं और नोट उससे बन जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे भाई जो रिक्वायरमेंट हो उसको डायरेक्ट, हम हर काम डायरेक्ट करना भी जानते हो। जर्नल एंट्रीज मांग ले तो जर्नल एंट्रीज बोल तो रहे होते हैं, वो पोस्ट टू एक्सट्रैक्ट्स में करनी है हमने, वो मैं प्लस माइनस का शो भी करूंगा, लेकिन जर्नल एंट्रीज करके उनको देख के उनसे बैलेंस शीट बनाना या लेजर से बैलेंस शीट बनाना, इसकी आदत होना ये नुकसान दे सकता है, आपका टाइम जाया होता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इनको छुपा दिया और मेरे सामने ये बिल्स हैं। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर चूंकि कोई लोन था नहीं जिसको हमने लेकर इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, क्योंकि अब वो तो इस सवाल में आएगा ना, अल्फा ट्रेडिंग में दोनों चीजें मिक्स होंगी, ये अलग कॉन्सेप्ट दिया था पहले, अब उनको मिक्स करेंगे। तो लोन तो था नहीं जिसपे कोई इंटरेस्ट हो जो कमेंसमेंट सीजेशन के दरमियान ना आता हो और हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेना हो, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता था, लेकिन इस सवाल में अवेलेबल नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। दूसरी चीज जो यहाँ पर आ सकती है वो डेप्रिसिएशन है, लेकिन ये बिल्डिंग 31 दिसंबर 21 है ना, 21 पर कंप्लीट हुई है, तो 31 दिसंबर
21 की शाम को ये कंप्लीट हुई है तो कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं आनी, ठीक है। अगर ये कुछ पहले कंप्लीट हो जाती 2-3 महीने साल खत्म होने से पहले और कोई लाइफ या रेट दिया होता तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा इस सवाल में खाली रहना है। हाँ, अल्फा ट्रेडिंग वाले सवाल में उसने नहीं रिक्वायर किया हुआ, लेकिन मैं बना के दूंगा, उसमें कुछ ना कुछ आएगा और वो इंशाल्लाह आपको सही आपका लेवल बना देगा इस टॉपिक में। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि पिछली से पिछली बार बुलान वाला सवाल आया था, पिछली बार बोरिंग कॉस्ट नहीं आया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार जो है वो मे बी आ जाए, ठीक है। तो बहरहाल करना तो सारा काम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जरा हर टॉपिक के बारे में हो ना कि ये आना है तो जरा इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा बन जाता है उसमें, है ना। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं जी। अब मैं ये अर्ज करने लगा था कि इनकम स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं आना, हाँ बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। आखिरी एंट्री क्या की थी? ट्रांसफर की। और जाग रहे हो? आखिरी एंट्री कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट करके बिल्डिंग को डेबिट कर दिया था, तो बिल्डिंग नजर आएगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नजर नहीं। लेकिन मैं दोनों ही लिख लूं कि मैंने जनरल एंट्रीज करनी है। फिर आपने एडवांस दिया ठेकेदार को, वो एडवांस बैलेंस शीट में आएगा, एक एसेट होता है, हो सकता है सारा एडजस्ट होकर जीरो हो जाए, लेकिन मैं लिख लूंगा। फिर आपकी बैलेंस शीट में रिटेंशन मनी पेएबल आएगा और वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। इस सवाल में करंट में आएगा। 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर आप कह रहे हो ये पैसे 25 रुपए तुम्हारे जो रखे हैं, ये 25 रुपए तुम्हें 6 महीने बाद दे देंगे, मैंने कहा था जमानी 6 महीने, तो करंट, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन होता तो उसका नॉन करंट और करंट पोर्शन भी यहां पर लेते, लेकिन ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है। अब सवाल शुरू कर रहे हैं और मैं आपको याद कर रहा हूं कि हम एंट्रीज नहीं देख रहे, हम डायरेक्ट पोस्टिंग करने लगे, ठीक है। सबसे पहली चीज है एडवांस, ठीक है। एडवांस को मैं करंट एसेट्स में रखता हूं, साल का प्रोजेक्ट है, करंट एसेट में लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर यहां पे आ जाएगा, टोटल बाद में कर लेंगे ना, पहले यहां पर लिख लें, ठीक है। अब कैश को हम प्रेजेंट करते हैं एक्सट्रैक्ट्स के अंदर बैलेंस शीट के, बोलो, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। नहीं करते, नहीं करते हम, इसलिए नहीं कैश को प्रेजेंट किया करते नॉर्मली, क्योंकि कैश की डिटेल पूरी अवेलेबल नहीं होती, ओपनिंग कितना था, कैश कितना आया, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, क्या क्लोजिंग है। बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग जाते हैं, इसलिए नॉर्मली हम डे 1 से एक्सट्रैक्ट्स बनाते आ रहे हैं, कैश को प्रेजेंट नहीं किया करते, ठीक है ना। अगर डाटा पूरा दिया हो तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है नॉर्मली, तो हम सिर्फ रेलेवेंट जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं सिर्फ उसके एक्सट्रैक्ट्स, जो सवाल के अंदर चीज आई है सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट्स में शो करते हैं। कैश के अंदर ना बहुत कुछ होता है, ओपनिंग है, बहुत सारी चीज डेबिट हुई, बहुत सारा क्रेडिट हुआ, क्लोजिंग कितना है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आना है, वो पता होगा तो लिखेंगे ना, इसलिए वो नॉर्मली नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। अच्छा, अब एंट्री करें जी। सबसे पहली एंट्री है यकम जनवरी किधर गया, 21 पर आपने 10% एडवांस पे किया था, ये यकम जनवरी की 10% एडवांस ऑन यकम जनवरी 21, ठीक है ना। तो फिर कोई एंट्री मुझे नजर नहीं आ रही। अब मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो मैंने यहां पर आकर लिखा 50 से एडवांस डेबिट और कैश या बैंक जेब से गया क्रेडिट, डन हो गया। कोई एंट्री मेरे सामने नहीं है, एंट्री देकर तो टाइम आया होगा ना, फिर वो आदत पड़ी होगी। अब हम आगे आए तो हमें नजर आया 31 मार्च पर बिल आया है, पेमेंट किस दिन, कितने दिन बाद होनी है जी? 15 दिन बाद। तो 31 मार्च पर बिल आया है, तो बिल की डेट पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट किया करना है हमने, और वो भी ग्रॉस अमाउंट से। यही सिखाया था कि सीडब्ल्यूआईपी में क्या जाता है, लिखा भी हुआ आपकी क्लास में, लिखा था सीडब्ल्यूआईपी में क्या जाता है, ग्रॉस बिल। और ये किस दिन डेबिट करेंगे? जिस दिन बिल रिसीव होगा। लिख लेते हैं ये बात, फिर जरूरत समझ रहे और काम आए, ठीक है। तो सीडब्ल्यूआईपी में ग्रॉस बिल आता है, आएगा, और इसकी एंट्री डेट ऑफ रिसीट ऑफ बिल डेट पर कर देंगे, बिल गेट नहीं, बिल डेट, ठीक है। एक होता है बिल गेट, एक होता है बिल डेट, तो ये बिल डेट है, इसकी एंट्री बिल डेट पर करेंगे। और ठीक है, कुछ लोगों सीडब्ल्यूआईपी में ग्रॉस बिल आएगा, एक बात पहले बताई हुई थी। दूसरी बात, किसकी एंट्री सीडब्ल्यूआईपी की एंट्री या बिल की एंट्री किस दिन कर देनी है? बिल डेट पर, जिस दिन बिल आए, पेमेंट का इंतजार नहीं करना। ऐसे ही हमने करके एंट्रीज देख ली है, ठीक है। अब ये 4 फिगर्स आपकी एंट्री हुआ करेंगी, और याद रखो सवाल इतना ही हुआ करेगा, ठीक है। ये 4 चीजें, वो अलग बात है कि अल्फा वाले सवाल में ये फिगर दे दी थी तो ये आपने खुद निकाल ली थी। एनीवेज मैं ये कह रहा हूं कि ये चारों फिगर्स आपके पास होना जरूरी है। ग्रॉस बिल की अमाउंट, अगर कोई एडवांस है तो वो, रिटेंशन मनी है तो वो, और नेट की अमाउंट, ये चारों चीजें आपके पास होना जरूरी है। तो वो चारों चीजें हमारे पास मौजूद है। अब हम इनकी एंट्री पास करते हैं, यहाँ पे बिल सामने रख के जी। पहला बिल किस दिन आया, मेरे सवाल में इतना मसला नहीं है, बस ठीक है, जिस दिन भी आया मैंने बिल डेट के ऊपर एंट्री की, बोलो सीडब्ल्यूआईपी डेबिट। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग ने भी आना है, लेकिन फिलहाल तो बिल्डिंग नहीं आनी, फिलहाल तो
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आना है, वो तो फिर एंड पर बिल्डिंग बनेगी जाकर, ठीक है। तो हाँ जी, एंट्री करवाएं जी, एंट्री करवा दें प्लीज। इतना मैं तारिक अजीज बनाया, मुझे आपने एंट्री करवा दें प्लीज। सीड एंट्री अमाउंट 60 रुपए से CWIP डेबिट, 6 रुपए से एडवांस क्रेडिट, 3 रुपए से रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट। कितने से जी? 3 रुपए से जी। और लास्ट इज, क्योंकि मैं तो ये एग्जाम्पल 2 कर रहा हूं, तो जो बकाया 51 रुपए हैं वो इस दिन हमने पे नहीं किए, तो उसकी एंट्री बनेगी पेबल टू, वेट अ मिनट, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट। कितना जी? 51। तो ये बिल के दिन 4 एंट्रीज, मैंने बोला 4 फिगर्स होनी चाहिए, ये 4 फिगर्स हैं। ये CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट। और अगर इसी पे कर देते तो कैश क्रेडिट। ये एंट्री ही यहां पर मैंने पोस्ट की है डायरेक्ट, ये देखो CWIP डेबिट, क्योंकि डेबिट नेचर की चीज है, बढ़ गया। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, अब ये एसेट था, इसका क्रेडिट होने का मतलब कमी है। रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट, ये लाइबिलिटी है, इसका क्रेडिट होने का मतलब बढ़ना है। और पे टू कॉन्ट्रैक्टर भी लाइबिलिटी है, इसका बढ़ना क्रेडिट। डन। तो CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर भी क्रेडिट। डन। चलें आगे। नेक्स्ट, अब एंट्रीज बीच में गायब है। नेक्स्ट बिल आया 100 रुपीज का, सामने आपके 100 रुपीज का बिल। हाँ जी, अगला बिल तो जा रहा है 30 जून पे। 15 दिन बाद एक और काम भी तो हुआ है, 15 दिन, वरना तो ये पेबल पड़ा का पड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन बाद वो आया और उसने कहा था भाईजान मुझे 51 पे दे दें। आपने कहा था 15 दिन बाद आके ले जाना, मैं आ गया हूं। हमने कहा बिस्मिल्लाह यार, कहा था तो बिल्कुल, आप ये पकड़ो। तो एंट्री पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट। अब पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्या है? लायबिलिटी। इसका डेबिट होने का मतलब बढ़ना, तो पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, ठीक है, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। डन हो गया। अब अगले बिल की तरफ चलते हैं। अब फिर वो 3 महीने 2.5 महीने बाद दोबारा आया, उसने आगे कहा ये पकड़े बिल। हमने कहा क्या है? उसने कहा इतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, 100 रुपए। 30 जून पे आया था, मैंने डेट छुपाई है ताकि जरा वो फिगर्स और ये एंट्री सामने सामने, ठीक है जी। तो 100 रुपए का बिल उसने हमें पकड़ाया। एंट्री बनेगी CWIP डेबिट 100 से, एडवांस क्रेडिट 10 से, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट। अब ये क्रेडिट होना पॉजिटिव, देखो ये क्रेडिट एसेट है ना, ये माइनस, और ये क्रेडिट लायबिलिटी है, तो ये पॉजिटिव। तो CWIP 100 से डेबिट, नजर आ रहा है सबको? CWIP 100 से डेबिट, एडवांस 10 से क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल 5 से क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर 85 से क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट बिल पे चलते हैं। नहीं, भाई ने अभी बताया, आप तो याद रख लो। फिर 15 दिन बाद उसने अब दोबारा आना है, 15 जुलाई को फिर आना है और आगे कहना है मेरे 85 रुपए दें। तो हम कहेंगे ठीक है जी, एंट्री बोलेंगे हम पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। तीसरा बिल आ गया, कोई एंट्री सामने नहीं है आप मेरे, सिर्फ वो वर्किंग मैंने करके ये 4 फिगर्स निकालनी है हमने, ये जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरा बिल आया 200 का। एंट्री कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। मैं जरा नीचे ले आऊं यहां पर, ठीक है। डन। और 15 अक्टूबर को आएगा तो एंट्री करोगे पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। और लास्ट बिल, ये उस दिन की, इस दिन की तैयारी थी जब मैं पहले दिन से कह रहा था कि बिल के आने पर, वो मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिखा करता था, अल्फा ट्रेडिंग वाले सवाल में भी ये बात यूज होगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिल डेट पर CWIP डेबिट कर दो। क्या मतलब? जब बिल आता है तो मतलब इतनी बिल्डिंग बन गई है, वो आके कहता है आप 1 रुपया उसको मत दो भाई, इतनी बिल्डिंग तो बन गई है ना, ऐसे तो रिकॉर्ड करो, उधार भी तो ऐसे लेते ही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ग्रॉस बिल की एंट्री CWIP में करनी है, और किस डेट पर बोलो? बिल डेट पर, गिल बेट्स पर नहीं, बिल डेट पर। अच्छा जी, गिल बेट्स एक सवाल है FR2 में। अच्छा जी, तो लास्ट एंट्री 140 गिल बेट्स या बिल गेट्स या बिल डेट, ओके। 140 से CWIP डेबिट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेबल क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर 119 से क्रेडिट, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब पेबल है 31 दिसंबर 2021 से मेरा ईयर एंड हो चुका है, और अब
यहां पर कहानी रुक चुकी है। हाँ, एक काम कर दें, वो ये है कि आप इसको जरा छोटा छोटा करके दोबारा लिखें। पहले एंट्रीज हो गई हैं 60 100 जी 60 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 140, तो ये टोटल 500 इकट्ठा हो गया था। आखिरी एंट्री क्या की थी, यहां से इसको क्रेडिट कर दो और बिल्डिंग को डेबिट कर दो। तो ये एंट्री हुई है बिल्डिंग डेबिट CWIP क्रेडिट। डन। चलो जी, ये सवाल तो खत्म हुआ जी। तो CWIP कितना रह गया? अब CWIP कोई नहीं बचा, CWIP नहीं रहे जी। नेक्स्ट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर कितना है? नहीं रहे। प्रोजेक्ट जो पूरा हो गया, सारा प्रोजेक्ट खत्म, सारा एडवांस 4 बिलों में एडजस्ट। रिटेंशन मनी पेएबल नॉन करंट में लिख लें। नहीं, 31 दिसंबर 21 पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और अगले 6 महीने में ये पैसे वापस कर देने हैं, तो करंट लायबिलिटी। और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर में तो ये एंट्रियां क्या करनी, हम तो डायरेक्ट आखिरी उठाकर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने चूंकि एंट्रीज आपको जरा शो करनी थी बगैर एंट्रीज किए यहाँ पर, इसलिए मैंने इस तरह से आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, तो जिस किसी ने अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो यहाँ से बना ले। उसके बाद में फिर एक बार, ये नई चीज है ना, ठीक है, उसके बाद एक बार पूरी ही PQA के लिए आपको चांस दे दूंगा। हाँ जी, 1 मिनट, किसी बच्चे के नहीं, किसी बच्चे तो मेरे वर्ग मोबाइल में है, ठहर जाओ, उनको तो ले लेंगे। लाइट से पहले जल्दी खिंच ले। अब ये सोच सोच के निकल रहे हैं, अभी अगले की तैयारी कर रहे हो, मुझे तो ना बताओ फिर। और ठहर जाओ फोटोग्राफर हो। सर आप तो हटे ना, तस्वीर तो सही हो। हट गया हूँ, ये लो, दिल में कह रहे थे। आमिर भाई आपने वहीं रखना है कैमरा, ये ना हो आप मेरे पीछे पीछे आ जाए। एक मिनट भाई, सवाल आया है जी। जी जी बिल्कुल, बिल डेट गिल बेट नहीं ना, बिल गेट्स, बिल डेट। 3 भाई हैं ये, बड़ा भाई है बिल गेट्स, दूसरा है गिल बेट्स, FAR2 में एक सवाल है इस नाम से, और तीसरा हमने आज देखा बिल डेट। ये तीनों भाई हैं। तो आज हमने तीसरे भाई के सवाल को किया है कि CWIP में ग्रॉस बिल को हम रिकॉर्ड करेंगे एट बिल डेट। तीनों मेले में बिछड़ गए थे, अच्छा एक मिल गया हमें, एक तो बड़ा मशहूर हो गया ना वो तो अच्छा जी, अब ये सवाल तो मैं नहीं करा रहा, लेकिन इसमें ना आपने बैलेंस शीट बना लेनी है, रिक्वायरमेंट थी। और ये कितने बच्चों ने ये भी सवाल किया था घर पे, देखो अच्छे बच्चे हैं, आसान था। बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट जो नहीं बनाई थी आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं जी, अल्फा ट्रेडिंग। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में दिया था बुलान, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? बेटा चुप हो जाए। हाइब्रिड में खामोशी है ना भाई, हाइब्रिड में दोनों बंदे, जो बंदे हैं दोनों हाइब्रिड में, जरा देख लें, कोई बोल रहा है तो आके बता दें मुझे। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस सवाल में कोई मसला तो नहीं आया? उसने लिख दिया था यूजुअल मॉनसून रेंज, तो वो यूजुअल रूटीन ही होता है, ठीक है ना। हाँ, अनएक्सपेक्टेड का लफ्ज नहीं यूज कर रहा, तो एक्सपेक्टेड कह रहा है, यूजुअल कह रहा है, तो फिर उसके खुद से बैठ के अपने जो है ना वो दिमाग को फिर नहीं चलाने की जरूरत, यहाँ पे वो चलेगा तो आपको पता नहीं किधर को चलेगा। तो वो कह रहा है यूजुअल, तो ये रूटीन है, ठीक है। उसके बाद इस सवाल के अंदर ये था कि उन्होंने कहा था कि पहले अज्यूम करो, एक पार्ट में कहा था अज्यूम करो जैसे सिर्फ स्पेसिफिक लोन हुआ, जनरल लोन हुआ ही नहीं, दूसरे में सिर्फ जनरल हुआ, स्पेसिफिक हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इस सवाल में किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। एक स्टूडेंट ने कल कहा था इस सवाल में कोई सवाल है, लेकिन फिर उसने कहा था मैं खुद करके जो है वो एक बार देख लूं, उसके बाद फिर हो सकता है वो सवाल ना रहे। तो वो स्टूडेंट इस क्लास का था या दूसरी क्लास का था, मुझे ये नहीं याद। तो आई थिंक वो सवाल फिर सवाल नहीं रहा था, किसी को कोई सवाल नहीं है, ठीक है। 8 हो चुका, 7 में कोई मसला? कितने बच्चे ऐसे बैठे जिन्होंने 23 मिनट की वीडियो दोबारा सुनी थी घर जाके उस्ताद के कहने पे 2 3 4 बस इतने ही मानते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि आपकी क्लास की ही रिकॉर्डिंग थी, लेकिन मैंने वो इसलिए तोड़ के वहां पे लिख दी हुई है, प्लीज रख दी हुई है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जिसको लगा हो कि जल्दी हुआ है काम, वो जरा दोबारा उसको सुन ले।
2 बार सुने, 10 बार सुने, बार बार सुने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में इश्यू ऑफ राइट शेयर्स है, जो मैं आज की क्लास में डिस्कस कर लूंगा वैसे कि होता क्या है एंड पे, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, टीएफसीज वगैरह। ये हमने ईपीएस के टॉपिक में जाके तफसील से पढ़ने हैं और हमें वहां पे जाके पता चलेगा ये क्या है। फिलहाल तो अगर मैं ये सवाल होमवर्क में देता भी हूं, आज मैं देना भूल गया उनको, ये होमवर्क में देता भी हूं अगर ये सवाल, तो भी मैं ये कहूंगा कि ये ऐसे ही समझो जैसे लोन और इंटरेस्ट रेट है, इससे ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। बस वो तो भी टेक्निकल जो चीजें हैं वहीं पे जाकर सीखेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल कौन से होते हैं, रिडीमेबल कौन से होते हैं, टीएफसीज क्या होते हैं, लोन नोट्स क्या होते हैं, ये तो सीखेंगे अपने जब मौका आएगा टॉपिक में जाकर ईपीएस के, ठीक है। ईपीएस एंड पे नहीं करते, थोड़ा जल्दी कर लेते होते हैं। अच्छा जी, मिड में कहीं, मिड के बाद थोड़ा सा, मिड का मतलब है कि अब 60-70 लेक्चर पे शायद जाके, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन 6 इंशाल्लाह आपको जल्दी होगा। 5 में कोई मसला होना नहीं चाहिए, 4 अभी करेंगे जी, ठीक है। जी बच्चों, सवाल फिर तैयार है आपके लिए, और सवाल की रिक्वायरमेंट हमेशा पहले पढ़ा करते हैं हम। रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द रिलेटेड फिगर्स and disclose them under appropriate heads in ATL's statement of financial position as at 31 दिसंबर 14 in accordance with IFRS। और साथ मैंने एक और एडिशनल ऐड कर दी बात, और स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बनाओ एज ऑन दिस डेट, ठीक है ना। ओके ओके, अब हमें चाहिए बैलेंस शीट। सवाल आपने पढ़ रखा है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है? हाँ, अटेम्प्ट किया हुआ है काफी होने। सवाल हमने पढ़ रखा है, आपको पता है इसके अंदर एक बिल्डिंग बन रही है या बन गई है, उस पर एक लोन भी आया है, स्पेसिफिक लेकर भी यूज हुआ है, जनरल लोन भी यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, और जो बिल्डिंग बन रही है उसमें प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट है, एडवांस भी पे किया है और एडवांस और रिटेंशन मनी भी है, तो ये सारा कुछ इस सवाल के अंदर है, ठीक है। ये मद्देनजर रखते हुए बैलेंस शीट के अंदर क्या कुछ जाना है जहन में, वो आता है कि एक तो CWIP जाएगा, लेकिन CWIP में सिर्फ ग्रॉस बिल्स नहीं जाएंगे। ये वो सवाल नहीं है जो हमने कल क्लास में किया था और आज दोबारा किया, बल्कि इस सवाल में तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन भी लिया हुआ है, और बिल्डिंग बनने में तकरीबन साल का या 6 महीने का अरसा ले रही है, तो क्वालिफाइंग एसेट है, तो क्वालिफाइंग, हाँ 2 साल 2.5 साल जो भी है, क्वालिफाइंग एसेट है, तो फिर इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। इसका मतलब सिर्फ CWIP नहीं बल्कि बोरिंग कॉस्ट भी आनी है, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग बनेगी। अब ये जहन चल रहा है सारा, ठीक है ना, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग बनेगी, फिर कॉस्ट ऑफ एसेट यानी कॉस्ट ऑफ शेड्यूल, ले ले जमाई, ले ले जमाई, रोकने की, अच्छा नहीं, अच्छा जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट में बोरिंग कॉस्ट ऐड होगी और वो अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगी। फिर बोरिंग कॉस्ट के अंदर चूंकि सवाल में इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट और सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको रिसीट पेमेंट स्केड्यूल भी बनाना पड़ेगा बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग के लिए। तो ये कुछ बातें ज़हन के अंदर चल रही हैं कि हमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग करना पड़ेगी, और हमें कॉस्ट ऑफ CWIP निकालना पड़ेगी, और रिसीट पेमेंट स्केड्यूल भी बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई छोटी मोटी और वर्किंग आ गई तो वो तो अलग ही होगी, ठीक है। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात यह है, सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। On यकम जुलाई 14, Alpha Trading signed an agreement with Quality Builders Limited for construction of an office building at a cost of 500 million. Construction commenced on यकम जुलाई 14 and is planned to complete on 30 जून। अच्छा, मैंने ना आज टाइमलाइन बनानी नहीं है किसी भी चीज में, कोशिश यही करनी है बिना टाइमलाइन के ही गुजारा करें, चाहे लोन की किस्तें, चाहे लोन में करंट नॉन करंट करना हुआ हमने। यार तुम ना पीछे चले जाओ, भेज दूं मैं पीछे, हाँ, एक एक तुम भाई, एक आप भी, और एक इधर से आप भी, ठीक है ना। ये 3 को बच्चे बोल रहे हैं और एक वहां से, तो अब ये आखिरी लाइफ है इनकी, खत्म हो गई है, वो दिल बने होते हैं ना जो गेम में, और उसके बाद फिर मैंने अब निकाल देना है इनको क्लास, आखिरी मौका है बेटा। फिर आप बोल रहे हो आखिरी मौका मैंने दिया है, तो बोल के साथ वाले को बता रहे हो आखिरी मौका है। अच्छा जी, यकम जुलाई, ये 2014 का साल है, ये 15 का साल है, ये 16 का साल है। हमसे उसने कहा है 31 दिसंबर 2014 की बैलेंस शीट बना दो। अब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है यकम जुलाई 14 पर और खत्म हो रहा है 30 जून 16 पर। 2 साल का तकरीबन प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन फैला 3 साल में हुआ है। ओके, अच्छा चलें छोड़ें, बात ये हो रही थी, क्या हो रही थी बात, हाँ, कि हम सवाल पढ़ रहे थे।
उसके बाद कहता है जी द पेमेंट्स मेड टू बिल्डर वर एज फॉलोज। इनवॉइस डेट है 20, पेमेंट यकम जुलाई, 20 जून पे इनवॉइस आई, पेमेंट यकम जुलाई, 10 सितंबर पे इनवॉइस आई, 31 अक्टूबर पे पेमेंट हुई, 30 दिसंबर पे इनवॉइस आई, 31 जनवरी पे पेमेंट हुई। तो हमें उसने ऐसा नहीं बताया सवाल के अंदर कि बिल के इतने दिन बाद पेमेंट होनी, बल्कि उसने बिल डेट और पेमेंट डेट, बिल डेट और पेमेंट डेट, गिल डेट नहीं और बिल गेट भी नहीं, बल्कि बिल डेट, बिल डेट और पेमेंट डेट बता दी। अब बिल डेट के ऊपर हम एंट्री पास किया करते हैं CWIP की, ठीक है ना। तो CWIP में बिल डेट के ऊपर हम ग्रॉस बिल को ऐड करते हैं। ग्रॉस बिल इज डेबिटेड, ऐसे ही है ना। ओके, किस दिन किस बिल डेट, ठीक है। और पेमेंट डेट के ऊपर हमने बिल को एंटर नहीं करना, उन्हें सिर्फ क्या करना होता है, पेमेंट। अगर ये डिफरेंट हो जाए और अगर एक ही हो जाए फिर तो वैसे ही सुकून है, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला आया था, वो मसला क्या था जी? मसला ये है कि पेमेंट डेट, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद क्या बता दिया गया है, नेट पेमेंट। भाई हम लोगों को ग्रॉस अमाउंट चाहिए होती है, एडवांस माइनस करके, रिटेंशन मनी माइनस करके नेट अमाउंट हम लिखते हैं। अगर उन्होंने हमें ये नेट पेमेंट दे दी है तो ये नेट पेमेंट यूज करके ग्रॉस हम निकालेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला इस सवाल के अंदर यही था, ठीक है। अब आगे वो कहता है द प्रोग्रेस बिल्स वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस एंड रिटेंशन मनी एट 10% एंड 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल रिस्पेक्टिवली। अब अगर नेट, वो कह रहा है नेट पेमेंट जो होती है वो आफ्टर 10% एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस एंड 5% रिटेंशन मनी फिर पेमेंट होती है। तो इसका मतलब 10 और 5 15 माइनस हो जाता है, तो फिर पेमेंट होती है 85%। इसका मतलब 85% नेट है, तो फिर ग्रॉस कितना होगा, 100%। 100%, ठीक है। 100% में से 10% एडवांस की एडजस्टमेंट होगी, 5% टेंशन की और 85% हम पे कर देंगे, ठीक है। तो एक तो ये मसला था। चले खैर, सवाल पढ़ रहे हैं, हमें ये पता लग गया है कि हमने अपनी वो वर्किंग जो है वो खुद बनानी है, लेकिन सीधी वर्किंग नहीं है, ग्रॉस से नेट की तरफ नहीं जाना, बल्कि नेट से ग्रॉस की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। हो जाएगा, कोई मसला नहीं है भी। नेक्स्ट, अब ये पता चल गया है, ये देखो, ये पता लग गया है कि फर्स्ट पेमेंट किस दिन हो रही है, कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट पेमेंट यकम जुलाई को, और वर्क भी कब स्टार्ट हो रहा है, यकम जुलाई को। अब एक तीसरी डेट पता लग जाए, लोन ऑब्टेन, स्पेसिफिक लोन ऑब्टेन, तो फिर हम स्पेसिफिक लोन वाले कमेंसमेंट और सीजेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बोलो, तो फिलहाल तो अभी तक मुझे लोन रिसीव की कहीं भी बात नजर नहीं आई, आगे चलते हैं। रिटेंशन मनी इज टू बी रिफंडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ वारंटी पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम, यहां पे जाके प्रोजेक्ट खत्म होगा, हम तो यहां खड़े हैं ना, ये ठीक है। अब उसके 1.5 साल बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और उसके भी 1 साल बाद जाकर वो पैसे वापस होने हैं, तो यहां खड़े होकर अगर कोई रिटेंशन मनी आएगा तो वो नॉन करंट में लिखना, वो नॉन करंट में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, चलें, ऐसी बातों में बात आ गई थी। ओके, ऑन 1 सितंबर construction work was stopped for 1 month to resolve geological complications pertaining to foundation of building। यानी कि बिल्डिंग, जब कभी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसकी बुनियादों की खुदाई में पानी जरूर निकलता है, कच्ची मिट्टी जरूर निकल आती है, साथ वाली बिल्डिंग जरूर अपनी बुनियाद खराब कर रही होती है। ये सब मसाइल हर बिल्डिंग में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इज जस्ट लाइक नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, स्ट्राइक लेबर ने कर दी, ये हैवी रेन्स और अनएक्सपेक्टेड रेन्स हो गई, इस तरह की बात है। ये नॉन रूटीन है बच्चों, ये कोई रूटीन। हर बिल्डिंग की बुनियाद खोदोगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया करती, कभी कभार आपकी खराब किस्मत हो तो ऐसा काम होता है, ठीक है। हर बिल्डिंग की बुनियाद के अंदर जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है। तो जब कभी कभार वाला जो काम होता है, जगा दो इसको, कभी कभार वाला जो काम होता है मेरे दोस्त, वो कभी कभार वाला जो काम होता है वो नॉन रूटीन सस्पेंशन है। उसको क्या करेंगे जी, उसको कंसिडर करेंगे, बटों में फासला रखेंगे और मंथ्स लिख लेंगे, ठीक है। चल, अच्छा जी, अब आगे कहता है वो, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज बीन फाइनेंस फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेज, बैंक लोन ऑफ 100 मिलियन वाज ऑब्टेन्ड ऑन यकम जुलाई 14। तो यकम जुलाई 14 को लोन रिसीव्ड, यकम जुलाई 14 को वर्क स्टार्टेड और यकम जुलाई 14 को ही फर्स्ट पेमेंट। तो मैं इतनी लंबी लाइनें लिखने की बजाय यहाँ पे लिखूंगा यकम जुलाई 14, लेकिन आप लोग जब तक याद ना हो तब तक लिख लिया करें। ये क्या होता है जी, यहाँ पे क्या उसूल, फॉर स्पेसिफिक लोन्स क्या उसूल है, लेटर ऑफ लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट। अब हमारे सवाल में ये तीनों सेम डेट्स ही थी, तो हमारी कमेंसमेंट डेट क्या होगी, यकम जुलाई 14। लेकिन ना याद रहे तो लिख लेना, खुदारा लिख लेना, सवाल ना गलत कराना, ठीक है। ओके, और सीजेशन तो जाकर होनी है कहीं 16 में, लेकिन हमारा ईयर एंड पहले आ गया। तो आपको पता है जब ईयर एंड पहले आ जाए तो फिर सब कुछ यहाँ पे रुक जाता है, तो फिर हमारा सब कुछ यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस का कैपिटलाइज होना यहाँ पे रुक जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम का माइनस होना रुक जाएगा, जनरल लोन का जो है वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना वो रुक जाएगा, सब कुछ ही रुक जाएगा।
31 दिसंबर 14 पे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा सब कुछ यार रुक गया था सोने की थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो कितने मंथ्स बने जी? तो पहले साल हमारे साल रेलेवेंट ईयर में हमारे सवाल के हिसाब से स्पेसिफिक लोन का 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है। वो अलग बात है बेटा, सस्पेंशन जब आएगी तो देखेंगे ना। फिलहाल तो 6 महीने का मैंने यहां से असूल निकाल लिया, ठीक है। अब जनरल लोन्स के लिए कमेंसमेंट डेट के लिए लेटर शेटर नहीं देखते, बल्कि हम डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन लेते हैं, और ईयर एंड पर तो सब कुछ ही रुक रहा होता है। तो आप यूं कह सकते हैं ये पेमेंट के वक्त ही देखेंगे, ठीक है जी, कि 31 पेमेंट के दिन से 31 दिसंबर 14 तक कैपिटलाइज करना, ठीक है। अच्छा, एक जुमला ऐसे दिल कर रहा है मेरा, लिखवा दूं आपको, पिछली क्लास में ज़हन में आया तो लिखवा दिया था, पहले सुनो फिर बताना लिखने की जरूरत है या नहीं है। स्पेसिफिक लोन में हम इंटरेस्ट रेट को लोन की अमाउंट पर लगाते हैं, जबकि जनरल लोन के केस में हम इंटरेस्ट को एक्सपेंडिचर पे लगाते हैं। ऐसा ही होता है, खर्चे पे, पेमेंट पे, ठीक है। शायद ये कभी काम आ जाए, लाइन लिख लो, ये एक लाइन के अंदर समझो दोनों लोन्स है ना वो कूजे में बंद हो जाते हैं, ठीक है। कि स्पेसिफिक लोन में हम इंटरेस्ट रेट को लोन की अमाउंट पर लगाते हैं। सही लिखने वाले वो होते हैं जो पहले पूरा जुमला सुन लेते हैं और फिर लिखते हैं, बार बार पूछना नहीं पड़ता उनको। स्पेसिफिक लोन में हम इंटरेस्ट रेट को लोन की अमाउंट पर लगाते हैं। स्पेसिफिक लोन में हम इंटरेस्ट रेट को लोन की अमाउंट पर लगाते हैं, जबकि 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 जरूर लिखना, जबकि जनरल लोन में हम इंटरेस्ट रेट को एक्सपेंडिचर पर लगाते हैं, एक्सपेंस पर, पेमेंट पर जो खर्चा हुआ, ठीक है। जबकि जनरल लोन में हम इंटरेस्ट रेट को एक्सपेंडिचर पर लगाते हैं, ठीक है। क्या ख्याल है, ये बात ठीक है? अच्छा चलो, अच्छा ही चलें, ये रूल मैंने दोनों ही लिख दिए, अब जरूरत पड़ने पर इनको देख लेंगे। सवाल शुरू करते हैं जी। सवाल को जरा पढ़ा, इसको जरा पूरा पढ़ लेते हैं। अब यहां तक पहुंच ही गए तो 3 पॉइंट ही है बस। तो द has been financed through following sources. Bank loan of 100 was obtained on Yakam July 14. The loan carries markup of 11% payable semi-annually on 31 दिसंबर एंड 30 जून ईच साल। यानी यकम जुलाई को लोन लिया तो यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट 31 दिसंबर की शाम को पे हो जाएगा। इसका मतलब 31 दिसंबर 21 की शाम को जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें इंटरेस्ट पेबल नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। अगर यहीं पे यकम जनवरी लिख देता हो फिर 6 महीने का इंटरेस्ट पेबल होता, ठीक है। खैर ऐसा तो है नहीं, लेकिन द प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 4 बराबर सालाना इंस्टॉलमेंट्स, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 100 का लोन है तो 25 ये 4 किस्तें होंगी साल बाद, कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। हमारे साल में कोई पेमेंट नहीं है। अगर हम 15 वाले साल में खड़े होते तो फिर शायद 2 लाइंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस और स्पेसिफिक लोन निकलता, क्योंकि प्रिंसिपल ने बदल जाना था। लेकिन हमारे साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो हजरत जी जाग के बैठना, ठीक है। तो इसलिए आसान काम है। लेकिन एक मसला आ रहा है, यहां पे मैंने स्पेसिफिक लोन वाले उसूल में भी इसको डाल दिया और स्पेसिफिक लोन वाली बातें भी कर रहा हूं, लेकिन आज यहां पे लिखा नहीं हुआ, ये गलती शायद होगी हमसे। ये लिख पढ़ के देखो, बैंक लोन 100 वाज ऑब्टेन्ड ऑन यकम जुलाई 14 लोन कैरिज मार्केट ब्ला 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 ब्ला, कहीं पे लिखा हुआ स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड। ओ हाँ, मैंने तो कहा नहीं था, लिखवाया भी था कि अगर सवाल खामोश हो तो लोन को स्पेसिफिक अज्यूम करना। तो आज सवाल खामोश है तो लोन को स्पेसिफिक अज्यूम कर लेंगे। जबकि अगर रनिंग फाइनेंस लिखा हो तो वो जनरल लोन ही होता है, उसके लिए उसको लिखने की जरूरत कोई नहीं होती। खैर नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग। अच्छा, ये रनिंग फाइनेंस से तो पता लग ही रहा था, एग्जिस्टिंग का लफ्ज बड़ा जालिम लफ्ज है। ये भी बता देता है आपको कि ये ऑलरेडी एक लोन आ रहा था, तो फिर ये तो स्पेसिफिक ना हुआ, जो पहले से पड़ा हुआ है, बिल्डिंग शुरू होने से एग्जिस्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस वाज यूज्ड फॉर बैलेंस पेमेंट। रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज इतने, मार्कअप चार्ज सिर्फ एक ही लोन है जी, सुकून हो गया। बस फर्क सिर्फ ये है कि रेट नहीं दिया हुआ उसने, लोन अमाउंट दे दिया और इंटरेस्ट, और वो पास पेपर 5 पिन वाला मसला भी नहीं है। इंटरेस्ट 2014 के पूरे साल का उसने दिया है, सुकून है, ठीक है। स्पिन में हमें स्पिन कर दिया था उसने, है स्पिन, वो दूसरा था, गुगली थी, ठीक है। अच्छा, गुगली लेग स्पिनर करता है और दूसरा ऑफ स्पिनर फेंकता है। तो सरप्लस फंड्स वर अवेलेबल, जो कि इन्वेस्ट किए गए सेविंग अकाउंट में 7% पर एनम पे। सवाल खत्म हुआ। एटीएल कंप्यूट्स फाइनेंस कॉस्ट ऑन अ मंथली बेसिस। शुरू करते हैं अब अपने जवाब को। सवाल खत्म हो गया, जवाब भी करेंगे ना, कि जवाब है तो बोलो, जवाब है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज जो मुझे जरूरत है इस वक्त वर्किंग वन, वो है मेरी ग्रॉस बिल
एडवांस एडजस्टमेंट, रिटेंशन मनी और नेट अमाउंट, ये चार चीजें मुझे चाहिए, बस ये चारों चाहिए भाई, कोई एक भी ना हुई तो मेरा काम नहीं चलेगा, मैंने चारों ही चीजें निकालनी है। नेट बिल जो कि हम पे, ग्रॉस बिल हम रिसीव करते हैं, नेट बिल हम पे करते हैं, ठीक है, बीच में अगर एडजस्टमेंट्स आ जाए तो। अच्छा, ऐसी जेन में आ गई एक बात, ये भी तो सवाल किया था हमने, क्या ये प्रोग्रेस बिलिंग नहीं थी? नहीं बेटा, ये भी प्रोग्रेस बिलिंग है, ये भी प्रोग्रेस बिलिंग है। कि पिछली क्लास में एक बच्चे ने क्लास के बाद सवाल पूछा था, तो उससे मुझे फायदा हो गया आपको, मैंने वो बता रहा हूँ आपको, उनको सुबह वालों को कल बताऊंगा। ये भी प्रोग्रेस बिलिंग है, सिर्फ इसमें एडवांस नहीं दिया था और रिटेंशन मनी नहीं, तो ना एडवांस की एडजस्टमेंट ना रिटेंशन मनी की एडजस्टमेंट, बाकी तो उसने पेमेंट की ही डेट दी हुई है, इसलिए मसला। अगर ये बिल डेट अलग हो और पेमेंट डेट अलग हो तो बिल डेट के ऊपर जो अमाउंट पड़ी होगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में वही जाएगी, और यही ग्रॉस होगी, इसमें कोई एडवांस की एडजस्टमेंट नहीं होगी, जो बिल आएगा वही पे हो जाएगा, हमने कोई एडवांस नहीं दिया होगा, हमने कोई रिटेंशन मनी नहीं रखना होगा, सिंपल जी। इन्वेस्टमेंट हमने किया है 7% पे, जिस दिन हम पे करेंगे उस दिन तक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे बात और हो रही है, पहले वो कर लो, इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, वहां पूछ लेना भाई, मैंने तो दो सारी फिल्म साड़ती भाई, ये प्रोग्रेस बिलिंग है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसी ही प्रोग्रेस बिलिंग है जैसी ये प्रोग्रेस बिलिंग है, या जैसी मैंने आपको पढ़ाई थी। फर्क सिर्फ ये है कि एडवांस नहीं दिया हुआ जिसकी एडजस्टमेंट करनी है, और रिटेंशन मनी नहीं रोक रहे, वरना ये बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से स्टेजेस में कंप्लीट होता है, और स्टेजेस में ही ये भाई साहब हमें बिल भेजते हैं। अब अगली बात भी सुनो ना, ये इसलिए बता रहा हूं कि कभी ऐसा हो सकता है, बल्कि कभी ऐसा क्या हो सकता है, मैं अज्यूम करता हूं कि नहीं अज्यूम हो सकता, चलो ऐसे समझा दो, कभी ऐसा हो सकता है कि ईयर एंड हो जाए पहले, ठीक है, बिल आ गया है, ईयर एंड हो जाए पहले, लेकिन उसकी पेमेंट बाद में हो। अब आपने बिल की डेट पर उसी तरह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करना है। हाँ, वो एंट्री बड़ी सिंपल होगी, एंट्री होगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, फिर जब पैसे दोगे तो पेएबल कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो है ये वही कॉन्सेप्ट, यानी कि सीडब्ल्यूआईपी में हमने हमेशा तब ग्रॉस अमाउंट को डेबिट करना है जब बिल रिसीव हो। ये इसलिए कह रहा हूं, इसलिए हमेशा से आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लफ्ज लिखकर मैंने कहा था कि आपने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लफ्ज इसीलिए लिखते थे कि पेमेंट से आप परेशान हो, कॉस्ट क्या, जो बिल आ गया वो एडिशन करना है। खैर, ऐसी बातों में बात आ गई थी, वापस आए जी। तो हमें क्या चाहिए, हमें ग्रॉस अमाउंट चाहिए, एडवांस, रिटेंशन मनी और नेट। सवाल में उसने नेट अमाउंट हमें दे दी हुई है, ये जो 85% होता है, ठीक है ना, नेट बिल 85% बनता है ना जी, तो हमें चाहिए ये 100% वाली फिगर, ठीक है, सही है। अब जो सवाल ने दिया हुआ है वो बता दे, 70, हाँ, एडवांस में से एडवांस नहीं एडजस्ट करना, इसलिए यहां पे मत लेके आओ एडवांस में से, अब एडवांस दे रहा साथ ही कह रहा हूं एडवांस में से मैं एडवांस एडजस्ट कर रहा हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है, वो प्रोग्रेस बिलिंग, एडजस्टमेंट क्या है, प्रोग्रेस बिलिंग में से होनी है, ठीक है। तो एडवांस को मत इधर लाओ, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल 79.9, यही है 79.9, ठीक है। अब ये 85% है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, ठीक है ना, तो ये 79.985% है। हम चाह रहे हैं कि हमें 100% मिल जाए, तो 79 को डिवाइड करोगे 85 से, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, 94 एग्जैक्ट आ गया। अब चेक भी कर लेते हैं, 94 का बिल आया, इसमें से 9.4 एडवांस की एडजस्टमेंट कर ली, भाई हम दे चुके, और 4.7 ये फिर कभी आपको दे देंगे भाई, बाकी पेड। यही था ना हमारा तरीका, इस तरीके पे अब आ गए, अब सवाल ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, जागते रहना सारे बच्चे ने, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट बिल है, कितनी अमाउंट है, नेक्स्ट बिल नेक्स्ट बिल नेक्स्ट बिल 100.3, एडवांस कोई नहीं भाई, ग्रॉस वगैरह करना, ठीक है, तो 100.3 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, 118, और ये बन गया 11.8, और आप दूसरा बता दें 5.9, ठीक है जी, वर्किंग खत्म होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वर्किंग टू हमारी है मशहूर जमाना, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड।
बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। बस बैलेंस शीट मांगी है तो एक ही बार वहां पे रुपीज इन मिलियन कर लेंगे। अब हर जगह पे मैं नहीं कर रहा रुपीज इन मिलियन वगैरह। ओके ठीक। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज के अंदर अच्छा पर्चे में जब सवाल पूरा पढ़ लो तो चलो ठीक है लिख ही लिया करो कहीं नजर ना पड़े तो। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, वैसे सवाल अगर पूरा 2 दफा पढ़ लिया ध्यान से और नहीं है तो मत लिखना, टाइम जाया होता है। तो आपको याद करवाने के लिए लिखवाता था मैं रोज, और आपने देखा भी 2-3 पास पेपर्स के अंदर ये काम भी देगा। ठीक है ओके। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। ठीक है जी। और क्योंकि कोई किस्त पे नहीं हो रही हमारे लोन की साल में तो एक ही स्टेप के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाना है, इसलिए बस एक लाइन भी काफी है। लेकिन आप एहतियातन 2 छोड़ा करो पर्चे में। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम और ये सिर्फ स्पेसिफिक लोन पर एप्लीकेबल होता है, कॉन्सेप्ट आपको बताया। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। जी यहां से हमारे पास फिगर एक आ जाएगी जिसको हमने कैपिटलाइज, वो बनाएंगे उस तरह बना लेंगे। ठीक है इधर फिर मैं इंशाल्लाह अपनी मेन रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा। एटीएल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये तो मेरी तरफ से है ना। ठीक है फॉर द ईयर एंडेड, जगह बचनी नहीं है। और ऐसे ही बैलेंस शीट का नाम वही यूज किया करना है आपने जो सवाल रिक्वायरमेंट में लिख दे। अगर वो लिख दे बैलेंस शीट तो आप भी लिखो बैलेंस शीट, अगर वो लिखे स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन तो आप भी वही लिखो, ये जरूरी है। ठीक है तो चलो यार अब लिख दो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। उसके बाद एटीएल बैलेंस शीट को उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 14। तो इसमें नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक है करें शुरू, जो भी मर्जी पहले कर लें। चलें इंटरेस्ट की तरतीब से चलते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन आपको होता है सबसे आसानी से ये काम हमारा ये नंबर मिल जाया करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें कोई रिसीट पेमेंट नहीं बनाना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लोन की अमाउंट पकड़ी 100 मिलियन, रेट पकड़ा 11%, और चूंकि सस्पेंशन है नॉन रूटीन तो बटों में फासला रख के आपने करना। ठीक है ना। और कमेंसमेंट से सिजेशन तक कितना सा बना 6 मंथ्स का। ठीक है तो ये सबसे पहले हमने कर लेने का जी। कितने अमाउंट लोन की 100 मिलियन, इंटरेस्ट रेट 11% और 6/12। ठीक है और कौन कौन से मंथ्स हैं जी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है जी बाद में। ठीक है चले जी अभी कर लें जी। ये लें सितंबर आ गया जी, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं इसको काट दें। यहाँ पर क्या लेना है सिर्फ 5 महीने लेने हैं बस। अब आंसर नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है तो 6 - 1 यानी इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितने महीने का हुआ 5 का। तो मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया वरना मैं कभी ना मानता, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी वही चीज लेनी होती है, रिसीट पेमेंट भी बनाऊंगा जो यहाँ पे कैपिटलाइज हो। याद है बोलो। हमने इंटरेस्ट पेड की फिगर मैंने कहा था वही लेनी है जितनी इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ है, बैंक की पेमेंट को नहीं देखना। ठीक है ये मैंने आपको स्पिन इंडस्ट्रीज में भी समझाया था, ये मैंने आपको ग्रेनाइट में भी समझाया था, और ये आज दोबारा कर रहा हूँ। स्पिन इंडस्ट्रीज और ग्रेनाइट में तो सस्पेंशन नहीं थी, बल्कि कमेंसमेंट लेट होने की वजह से 1 आध महीना कम हुआ था। यहाँ पे सस्पेंशन वाला कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएगा। यानी सस्पेंशन अगर हो नॉन रूटीन तो उसका इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज नहीं करते। अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करते तो फिर यहाँ पर भी आपने उसको नहीं लेना। तो वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज ना होना, चाहे कमेंसमेंट सेशन की ब्रैकेट से बाहर होना हो वजह, चाहे उसकी वजह नॉन रूटीन सस्पेंशन हो। अगर आपने यहाँ पर 5 महीने कैपिटलाइज किए हैं तो यहाँ पेमेंट भी 5, 4 किए हैं तो पेमेंट भी 4, 3 किए हैं तो पेमेंट भी 3। ये उसूल याद रखना जिंदगी में। ठीक है एनीवेज इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन निकल आया। अब हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, जिसके लिए आपको पता है हम रिसीट पेमेंट का स्केड्यूल बनाएंगे और वो डेट वाइज बनाएंगे। ठीक है तो शुरू करते हैं जी। डेट वाइज नंबरिंग करना।
जी, तो सबसे पहली चीज है, हाँ माना कि एडवांस पे भी पहला है, लेकिन और पहले लिख भी सकते हैं आप रिसीट पेमेंट, पहले माइनस लिख लो बाद में प्लस लिख लो, बाद में नेट ही होना है ना, लेकिन वहां से आपको तकलीफ होती है थोड़ा सा माइनस के बाद प्लस वाली फिगर आना, इसलिए मैं पहले लोन रिसीव के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, डेट नंबर 1 क्या है जी, यकम जुलाई पर 1 लोन रिसीव हुआ, लेकिन साथ ही आपको पता है कि एडवांस भी इसी दिन पे हुआ है, तो फिर 1A लोन रिसीव्ड और 1B एडवांस। और यकम जुलाई को कुछ हुआ तो नहीं, सवाल पूरा पढ़ चुके हैं ना। जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, नहीं नहीं कहाँ गुजरा, हाँ गुजर गया, सितंबर भी गुजर गया। आप ये मत कहना कि सितंबर नहीं गुजरा, इनवॉइस डेट पे तो पेमेंट नहीं ना हो रही, इनवॉइस डेट पे हमने जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, इनवॉइस डेट पे जर्नल एंट्री पास करनी है, पेमेंट डेट के ऊपर आपने नंबरिंग लगानी है। ठीक है ना, तो पेमेंट रिसीट पेमेंट की नंबरिंग कर रहा हूं मैं, रिसीट पेमेंट। ठीक है, तो सितंबर भी गुजर गया और 31 अक्टूबर पर नंबर 2 आ गया, फिर अक्टूबर भी गुजर गया, बोलो, नवंबर भी गुजर गया पूरा, दिसंबर गुजर गया क्या, नहीं बेटा, 31 दिसंबर को फिर इंटरेस्ट पे हो रहा है। कौन सा नंबर लगा इसमें, 3, और तो कुछ नहीं हो रहा। आज वो काम नहीं कि इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट भी है, नहीं, तो इसलिए सिर्फ 1 3। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 हमारी सीजेशन डेट से बाहर जा रहा है, तो इसको नंबर मत भी लगाओ तो टाइम बच जाएगा। आपस की बात बताऊं तो इंटरेस्ट को भी ना आप ना लें तो काम चलेगा, क्यों, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, तो खैर, लेकिन वो इसलिए ले लूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए कि जितने महीने आपने कैपिटलाइज किए हैं उतने महीने ही आपने रिसीट पेमेंट में लेना है। बोर हो रहे हैं क्या, हाँ निकल जाए क्लास से। ठीक है, चलें जी, अब नंबरिंग हो गई है हमारे पास, लोन रिसीव ने फर्स्ट पेमेंट 1B पेमेंट ओके। तो यहां पे करके हम एक छोटा सा समाटू सा रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बना लेते हैं जी, जिसमें आपको पता है डेट्स आया करती हैं, डेट इधर लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, अच्छा जी, बैलेंस मैं तो पहले ये लिखूंगा, फिर जनरल लोन्स और स्पेसिफिक लोन्स, पैसिफिक लोन नहीं जी, स्पेसिफिक लोन। अच्छा जी, यकम जुलाई 2014 लोन रिसीव्ड 100, ठीक है, फिर इसी दिन यकम जुलाई 14 पर एडवांस पेड, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट यही है एडवांस, ठीक है ना, पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट पहली हुई ना, प्रोग्रेस बिल की पेमेंट ना सही, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट तो है। ठीक है, कितनी पेमेंट जी, 50, तो एडवांस ने ना हंस के देखा लोन को और कहा बड़ा आया स्पेसिफिक लोन, आधा तो मैं ही खा गया। खैर, अब कितना बैलेंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, 50 का, ये उठा के इधर लिख लो बैलेंस के कॉलम। ठीक है जी, 1B हो गया, आगे बढ़ते हैं। 2 है 31 अक्टूबर पे 79, और ये बिल दूर से ही हंसता हुआ आ रहा है, स्पेसिफिक लोन को भी देख रहा है और हंसता हुआ भी आ रहा है, लेकिन पेमेंट डेट बतानी है आपने, बिल डेट नहीं बतानी, बिल डेट 10 सितंबर है, ये नहीं बात कर रहा हम, तो पेमेंट 31 अक्टूबर 2014 पर, तो 31 अक्टूबर 14 पर प्रोग्रेस बिल पेड, जी ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि क्यों नका 79.9 पूरा स्पेसिफिक लोन से पे होता नजर नहीं आ रहा, तो 50 स्पेसिफिक लोन से पे हुआ, ये हो गया 0 और 29.9 एक्सपेंडिचर की फिगर आ गई जिस पे रेट लगाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर 3 किस पे है जी, 31 दिसंबर पे। अब देखो ना, जनरल लोन से पेमेंट शुरू हो गई है, तो क्या 31 दिसंबर वाली पेमेंट को कुछ जरूरत है लिखने की, क्योंकि जब हमने यहाँ से पेमेंट की अमाउंट उठानी है तो डेट ऑफ पेमेंट से ईयर एंड तक लेके जाना है, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, लेकिन मुझे इंटरेस्ट लिख लेने दो क्योंकि जरा रिवीजन हो जाए कि जो आपको सिखाया हुआ है, क्या लिख के बेशक काट देना या ना लिखना आगे वो अलग बात है, लेकिन एक बात जो सिखाई हुई है, क्या जितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना है उतने महीने का रिसीट पेमेंट में आए। ठीक है, यही कहा हुआ आपको, रोज रोज यही कहता हूं तकरीबन। ठीक है ना, यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट बैंक में तो लेना है। पिक्चर अभी क्लियर हो जाएगी, ये इनकम स्टेटमेंट मैं इसीलिए बना रहा हूं, मैं इनकम स्टेटमेंट इसीलिए बना रहा हूं, जो 1 महीने का इंटरेस्ट, देखो
कमेंसमेंट और सेजेशन की ब्रैकेट से पहले और बाद वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। ऐसे ही अगर दरमियान में है तो कमेंसमेंट सेजेशन के दरमियान की ही ब्रैकेट, लेकिन बीच में कोई सस्पेंशन आ गई नॉन रूटीन, तो उस अरसे में हर चीज जो रोक देते हैं वो रोक देते हैं यहां पर ऐड करना। ये नहीं कि बैंक भी रोक देगा, सस्पेंशन हो गया इंटरेस्ट लेना या आप इन्वेस्टमेंट इनकम लेना छोड़ देंगे, नहीं, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे। तो आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहरहाल बात क्या कर रहा था मैं? हाँ, 31 दिसंबर पे आपने, वैसे तो बैंक को 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, यकम जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक, ठीक है, लेकिन 5 महीने का इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज किया है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट ही मेरे दोस्त, 5 महीने का इंटरेस्ट ही आपने कहां लेके आना है? रिसीट पेमेंट में, ठीक है, ओके, ठीक है, खुश में हो, जाग रहे हो, तमाशा इधर लगा हुआ है। उसको क्या देख रहे हो, तुम्हें कह रहा हूं। ओके, नाउ 31 दिसंबर 14 पर इंटरेस्ट पेड, लेकिन इधर देखो, इसीलिए आप लोगों की बात मान के ना मैंने यहां 5 लिख दिया था, 6-1, वरना कभी ना लिखता। तो ये देखो, इंटरेस्ट पेड जो निकालना है वो है 100 मिलियन इंटू 11% इंटू 5/12, 6 नहीं जी, जैसे इधर 5/12 वैसे ही इधर भी 5/12, ठीक है। बोलो क्या अमाउंट आती है? अच्छा, ये 4.58 साहब ने यूज कहीं नहीं होना था, मैंने सिर्फ ये रिवाइज कराना था, इसलिए आपको मैंने ये दोबारा से करवाया। क्या कि यहां पर भी 5 महीने और यहां पर भी 5 महीने, ये सेम रखते हैं हम, ठीक है ना? ओके, याद रहेगा? चलो चले जी, ये मैं इसलिए कह रहा था कि इसको भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 14 से 31 दिसंबर 14 तक कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे? कुछ नहीं, 0 मिनट का, ठीक है। चलें आगे, ले जी, रिसीट पेमेंट तैयार है आपका, और मैं ये कह रहा था कि आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही मैंने लिख दिया था, तो पर्चे में ना लिखना, बस वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना। 3 सवालों में ये काम हो चुका है, 3 सवालों में ये काम हो चुका है कि जितना यहाँ पे कैपिटलाइज होता है उतना ही रिसीट पेमेंट में हम जो है वो लेकर जाते हैं इंटरेस्ट, ओके। हालांकि बैंक ने 6 महीने का लेना है, ओके। चले जी, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालते हैं जी। इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए ये 50 है जो यकम जुलाई 14 से अवेलेबल हुआ फॉर इन्वेस्टमेंट, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, तो कितनी अमाउंट है जी? 50, और 7% है इंटू 4/12। अब मंथ्स कौन कौन से? अब एंड पे बेटा, मंथ्स कौन कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम का काम ओवर। अब अगली चीज आ गई जनरल लोन्स, और जनरल लोन में भी सिर्फ एक ही पेमेंट नजर आ रही है 29.9 की, जो हुई है 31 अक्टूबर पर। तो नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने आ गए, तो अच्छा 29.9 इंटू, ओके, रेट नहीं है फिलहाल मेरे पास, 2/12, लेकिन मंथ्स वगैरह तो लिख लें जी। कौन कौन से मंथ्स हैं? नवंबर और दिसंबर, ठीक है। 29.9 इंटू, रेट नहीं है मेरे पास। अब सवाल के अंदर उसने लोन तो एक ही रखा हुआ है, लेकिन ग्रेनाइट वाले सवाल की तरह से उसने रेट नहीं निकाल कर दिया, थोड़ी सी फनकारी अभी भी कर गया, हमें कुछ काम के मजबूर कर रहा है। वो क्या है? एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी वाज यूज्ड फॉर बैलेंस पेमेंट, यानी कि जो बाकी पेमेंट्स थी उसको इसको यूज किया। एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 वाज 190, ये आउटस्टैंडिंग लोन आउटस्टैंडिंग ईयर आ गया 190। मार्कअप चार्जेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 अमाउंटेड टू 24.7। शुक्र है स्पिन वाले सवाल वाली स्पिन नहीं आई, ठीक है, ओके, वरना तो गुगली हो गई थी ना हमें, ठीक है। उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने कहा था 9 महीने का इंटरेस्ट है। हमने कहा अल्लाह के बंदो, हमें रेट एवरेज चाहिए, जो पूरे साल से एवरेज निकलेगा, मंथ्स हम खुद कर लेंगे, पूरे साल का एवरेज रेट हमें बताओ, पूरे साल के एवरेज रेट से हम यूज करेंगे अपनी वर्किंग के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेशन, वहां हम वहां पे खुद जाके फ्रैक्शन लगा लेंगे कि हमने कितने महीने इस लोन में से पैसा इस्तेमाल किया। तो वो मसला वहां पे था, सालाना एवरेज रेट निकालना होता है, ठीक है ना, रेट पूरे साल के इंटरेस्ट को लेकर, एक्सपेंस को लेकर निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर उसने पूरे साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है। बस फर्क ये है कि हमें लोन आउटस्टैंडिंग दे दिया उसने और इंटरेस्ट दे दिया है, रेट हमने निकालना है। तो वर्किंग नंबर 3 कर लो। वर्किंग 3 में एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालने लगे हम। अब कितनी अमाउंट गिवन है इंटरेस्ट की? 24.70 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 100 इज इक्वल टू 13%, ठीक है जी।
तो इंटू 13% आ गया, ये वर्किंग नंबर 3 में आपने कैलकुलेट किया है। अब कौन सा महीना सस्पेंशन वाला है? सितंबर वाला। जुलाई अगस्त सितंबर, और यहाँ पे कोई नहीं है, तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकल आई कितनी जी? टोटल ना पहले 1 बाय 1 कर दें इधर जी। तो ये तो मैं बता दूं ना, ये तो मैं बता दूं, मुझसे भी तो कुछ पूछा करें जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन 4.58, इन्वेस्टमेंट इनकम 0.88 कर लो, नेट करके बताओ 3.71 1 कैसे आता है जरा? नहीं बेटा भाई, आप ना ये टोटल मुझे बताएं आंसर, क्योंकि पता है क्या होता है, बच्चा फिर वो एक आप पॉइंट भी आगे पीछे करते हैं ना, बच्चा बैठा तो कहता है यार पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं कौन सा। 4.5 कैलकुलेटर पे बेटा लिखो 4.58 माइनस 0.88 जी, डन जी। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल 0.765 है ना, 0.7 कर दो, एक डेसिमल चला रहे हैं जी। जी 0.64 आता है, तो 5 होगा 0.64, इससे आगे बताओ 8। अब देखो ये 8 हटेगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हटेगा तो ये 7 हो जाएगा, 4 आता है जी 4.4। यार कौन है 4.35 वाला, कौन है? मैं राउंड ऑफ क्यों करूं? इतनी सादा सी बात मैं कर रहा हूं कि इधर देखो क्या लिखा हुआ है, उस प्लस इसको जरा करो कैलकुलेटर पे टोटल, तो वो बताओ ना भाई, वो बताओ, ये अर्ज कर रहा हूं जी। इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग वैसे ही बस खामखा डे 1 से एक चीज बताइए कि जब बोर्ड पे कोई चीज लिखी जाए वो फुल एंड फाइनल है, फिर अपने रजिस्टर और अपने कैलकुलेटर वाला टोटल आपने नहीं बताना, अब इसका टोटल बताना है, आप सब कुछ साइड पे रख दो, ठीक है जी। 4.4 अच्छा जी, मिलियन में है सर, गलती है, ठीक है जी, आप राउंड मत किया करें, जिंदगी सारी में सारे पॉइंट्स लिखें, मिलियन में फिगर में सवाल कीजिएगा, आपको मेरा मशवरा है जिनका ये सवाल गलत है। ओके, ये वो बच्चे हैं जो मेरे ख्याल में अभी अभी आए हैं रिजल्ट के बाद, वरना तो हम डे 1 से ये चीज खपते हुए आ रहे हैं कि भी राउंडिंग इज नॉट अ मिस्टेक, राउंडिंग इज नॉट अ मिस्टेक, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, बोलो, लेकिन बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कह देंगे। आपको मैंने सिखा रखी है एक बात, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएंगी यहां पे, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और उसके बाद परमिट फी, मैथ की सवाल में नहीं है, कंसल्टेंट फी नहीं है, मत लिखें, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है जी, और ये वर्किंग नंबर 2 से उठा लेंगे। कौन बोला है भला? हाँ आप बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने मुंह उधर किया, क्यों बोले थे? अभी अभी, अच्छा जी। अच्छा जी, अब एंट्रीज करने की तरफ जाते हैं, लेकिन जरा जहन बना लें, एक तो हमारे पास बिल्डिंग का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, लेकिन इसको मैं यहां एंट्रीज करने की बजाय वर्किंग 4 से एक ही फिगर उठा लाऊं, ठीक है। उसके बाद एडवांस हमने दिया है, वो भी मैं फिलहाल यहीं पे रख लेता हूं, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट है ना 2-2.5 साल का चलना है, ठीक है, फिलहाल रख लो, बाद में देखते हैं इसको। उसके बाद करंट एसेट्स में फिलहाल तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो चीज आ गई तो लिख लेंगे, कुछ चीज याद आ ही जाती है बाद में। नॉन करंट लायबिलिटीज में बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया है, ठीक है, यही 100 मिलियन वाला लॉन्ग टर्म लोन, जिसकी सालाना 4 किस्तें, तो 4 साल पे तो चला गया ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन है, और आपको पता है लॉन्ग टर्म लोन के साथ ही फिर हमें अगर किस्तों वाला हो तो उसकी करंट मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ती है, तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि रिटेंशन मनी पेएबल आपके लिए नॉन करंट बनेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 14 की बैलेंस शीट बना रहे हो और वहां पे खड़े होकर रिटेंशन मनी जो है वो 16 नहीं 17 में पे होना है, तो नॉन करंट। कोई और चीज अभी नहीं याद आ रही तो एंट्रीज करते हुए आ जाएगी, तो उस वक्त लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी मेरे जहन में यही चीजें आ रही थी। अब सबसे पहली चीज मुझे बताओ, क्या ये बिल्डिंग डेप्रीशिएट होगी? क्यों? अभी कंप्लीट ही नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, चले वो तो होगी बात साइड पे। अच्छा, तो फिर इनकम स्टेटमेंट में और तो कुछ भी नहीं आएगा? आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक को पे किया था 6 महीने का, एसिडी कॉस्ट में सिर्फ ऐड किया है 5 महीने का, तो बाकी 1 महीने का प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस ही तो आना है, तो यहां पर आके आपने लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है जी, और
इंटरेस्ट एक महीने का एक्सपेंस जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आपने शो करना है। तो लोन की अमाउंट है 100 मिलियन इंटू 11% इंटू 1/12 जी 0.9 आ गया जी, इतना नियम 0.9। अब यहां पे आप लिख लें रुपीज इन मिलियन एक ही दफा, तो वो जितनी फिगर्स जहां से भी आएंगी वो रुपीज इन मिलियन बनती चली जाएंगी, ठीक है ओके। लेकिन देखो जैसे एक महीने का एक्सपेंस यहां नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन गया, वैसे ही एक महीने की इनकम यहां से माइनस नहीं हुई तो फिर वो भी कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम में। तो इन्वेस्टमेंट इनकम जी, अब 50 का बैलेंस था, इन्वेस्ट हुआ 7% पर हुआ था, इंटू 1/12 जी, आंसर 0.3। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है साइन लगाने की, एक के साथ एक्सपेंस दूसरे के साथ इनकम लिखा तो हुआ है, लेकिन फिर भी आपको चूंकि तकलीफ रहती है तो नेक्स्ट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की फिगर निकल आई है। अब मुझे CWIP चाहिए, तो हमारे पास ये पेमेंट्स हैं दो, इनकी एंट्रीज करनी है अब डायरेक्ट, जैसे अभी आपको करवाई थी सवाल के अंदर, ठीक है जी। सबसे पहले तो एडवांस जो पे किया है ना, जो इसमें नहीं आ रहा, पहले उस एडवांस की एंट्री कराओ मुझे जी। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट, और कैश को मैंने आपको कहा था हम प्रेजेंट नहीं कर रहे होते नॉर्मली, ठीक है डन। अब आते हैं पहले बिल की तरफ, तो ये एंट्री CWIP डेबिट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, और ये एंट्री हम कर रहे हैं बिल डेट पर, बिल गेट पर नहीं, बिल डेट पर, और बिल डेट 10 सितंबर है। तो ये एंट्री हम किस दिन कर रहे हैं, 10 सितंबर को, उस दिन पेएबल, और फिर 31 अक्टूबर को पेड। ये इसलिए कह रहा हूं अगली बार, वरना आपने बिल्डिंग में ये अगला बिल ही नहीं लेना था, पहले ही तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, हमने ये एंट्री CWIP की किस दिन करनी है, बिल डेट पर, बिल डेट पर 10 सितंबर पे आपने एंट्री पास की CWIP डेबिट, ये यहां कर दो, यहां से टोटल करते हो, CWIP डेबिट 94 से, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 9.4 से, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 4.7 से, और ये रह गया था, देखो वैसे कुछ चीज याद आ जाए तो बाद में लिख लेता है, ठीक है। वैसे मुझे पिछली क्लास में याद थी, इस बार याद थी, पर मैंने जान के नहीं ली कि आपको भी ऐसे ही याद आए, तो आप लिख लें। पिछली क्लास में भूल गया था लिखते हुए, लेकिन एंड में याद आया तो मैंने कहा देखो देखो बच्चों, ऐसे देखो याद आ जाता है ना, फिर मैंने कहा आपके साथ भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखो ना, कोई चीज यार रह जाए तो बाद में आ जाएगी, मतलब कहने का ये कि ये नहीं कि पूरा फॉर्मेट बनेगा नहीं तो मैंने बैलेंस शीट बनानी शुरू ही नहीं करनी, पर्चे में बैठे रहो मुंह उठा के, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। जो समझ में करते जाओ, जो चीज नहीं आ जाएगी वो ऐड ऑन हो जाएगी बाद में। तो पेएबल टू ठेकेदार, ट्रैक्टर जी, ट्रैक्टर, तो जी दोबारा से एंट्री करते हैं। CWIP डेबिट 94, सब इधर देखो, CWIP डेबिट 94, एडवांस क्रेडिट 9.4, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 4.7, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 79.9 डन। अब यकम 31 अक्टूबर, ये तो हो गया ना, 10 सितंबर को ये एंट्री की हमने, अब 31 अक्टूबर पे इसकी पेमेंट हुई तो एंट्री पास करेंगे, पेएबल डेबिट, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट डन। क्यों हम एंट्रीज करें जी, क्यों टाइम जाया करें, सही है। नेक्स्ट ये वाला बिल, दूसरा, ये बिल किस दिन रिसीव हुआ है, तो हमारे ईयर एंड से पहले रिसीव होगा कि नहीं। आप पेमेंट चाहे ना हो, इतनी बिल्डिंग बन चुकी है, इसको आपने CWIP में डेबिट करना है, ये एसडी कॉस्ट में आएगा जो घर पे आपसे मिस हुआ, ठीक है। तो खैर सोल्यूशन भी था सर, हमने देख लिया था, हम तो सोल्यूशन रख के तो हम सवाल करते हैं सामने जी। तो 30 दिसंबर पे एंट्री करनी है, पेमेंट डेट पे एंट्री नहीं कर रहे हैं हम, 30 दिसंबर पे एंट्री करो, 30 दिसंबर पे एंट्री करो। 118 से CWIP डेबिट 118 से CWIP डेबिट, पेएबल टू एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर 11.8 से क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 5.9 से, और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 100.3 से। दो बिल्स ही थे, पेमेंट नहीं हुई, जाग जा भाई, पेमेंट नहीं हुई, पेएबल ही है, तो नजर आ जाएगा इंशाल्लाह जब सवाल क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये टोटल कितना बना जी, देखो भाई इधर 212,
तो ये मैं खपता था असल में आपको कि 118, हालांकि पे नहीं हुआ, कॉस्ट इनकर हो चुकी, बिल आ गए, मतलब बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, इसको बिल्डिंग में डेबिट करो, चाहे 1 रुपया ना दिया हो आपने, मैं उधार पे एसेट खरीदते ही होते थे आप। तो ये क्लियर है सबको, ठीक है। उसके बाद वर्किंग 2 से बोरिंग कॉस्ट आ गई 4.4 और ये बन गया 216.4। अब अगर ये कंप्लीट हो गया होता तो कोई लाइफ से तो डेफिसिट करके बुक वैल्यू ले जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी तक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है। तो 216.4, ठीक है, ये 216.4 एंड वाले भाई, पहलवान नजर आ रहा है, ये तुम्हें नजर आता है, तुम बताओ 216.4। अच्छा, और तो नहीं कुछ रह गया ऐड होने वाला? सर रहता है हाँ वो जो लोन देना है ना लॉन्ग टर्म, हाँ जी, लॉन्ग टर्म लोन और उसकी, अब वो दो हिस्सों में, लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट और करंट पोर्शन जी, ये दो चीजें भाई साहब कह रहे हैं कि अभी तक आपने बताई ही नहीं है, तो सही कह रहे हैं, लेकिन अब टाइमलाइन मैंने नहीं बनाने देनी, ठीक है, उससे परिचय में वक्त जाया होता है। अब लोन के एडजस्टमेंट को पढ़ना है, पानी कलामी ये काम करना है, ठीक है। आपको टाइमलाइन नजर भी आ रही थी, मैंने छुपा दी, और ये सामने 100 मिलियन का लोन आया 1 जुलाई 14 पर, हम खड़े हैं 31 दिसंबर 14 पर। 31 दिसंबर 14 तक कितना लोन रीपे हो चुका है? कख नहीं रीपे हुआ, कख नहीं रीपे हुआ। 100 का 100 पेएबल है, 100 का 100 लायबिलिटी है, लेकिन 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर 6 महीने वाली ऐनक लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे? और उसमें जो इंस्टॉलमेंट्स नजर आ गई उनको करंट कह दोगे, 6 महीने वाली, 12 महीने वाली, पूरे साल की, ठीक है। सेमी एनुअल हम देखते थे, जब सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट होती थी, अगर 2 आती तो दोनों को देखते थे, तो करंट पोर्शन होता है अगले 12 महीने। तो हम 31 दिसंबर 14 में खड़े हैं, तो 100 का 100 लोन है, यहां 31 दिसंबर 14 में खड़े होकर देखोगे 31 दिसंबर 15 तक, अगले 12 महीने में कितना लोन रीपे हो जाना है, वो करंट होगा, बाकी सारा नॉन करंट। सिखाया क्या हुआ आपको? सोल्यूशन खोल के बैठे हो तुम, चेक कर रहे हो सही कर रहे हैं नहीं? हाँ, फिर यार इधर ध्यान दो ना यार, सोल्यूशन बाद में मैच कर लेना यार, हद तो होगी तुम्हारी। 31 दिसंबर 1 जुलाई 14 में 100 का लोन लिया, 31 दिसंबर 14 पर सारा ही लोन पेएबल है, ठीक है। अब 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर आपने देखना है 31 दिसंबर 15, अगले 12 महीने में 31 दिसंबर 15 तक कितना रीपे हो जाना है। तो उसने कहा था है तो एनुअल, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, लेकिन स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 15 से। तो इसका मतलब पहली किस्त 1 अप्रैल 15, फिर 1 अप्रैल 16, फिर 1 अप्रैल 17, फिर 1 अप्रैल 18। तो 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर ये 1 अप्रैल 15 वाली एक किस्त पे होती नजर आ रही होगी अगले 12 महीने में। इधर 100, ठीक है, तो 100 में से 25, ओ भाई 100 में से 25 अगले 12 महीने में रीपे हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूं हम टाइमलाइन ना बनाए, वरना तो यहां पे 1 मिनट में आपको बता दूं ये बात, पर नहीं, पर्चे में टाइम जाया नहीं करना, तो नहीं करना है। 100 का लोन है, 31 दिसंबर 14 पे खड़े हैं, 31 दिसंबर 15 तक कितना रीपे हो जाना है? एक किस्त 25 मिलियन की 1 अप्रैल 15 को दरमियान में पे होनी है, ठीक है। तो 100 में से 25 करंट है, तो फिर बाकी बगैर करंट है, ठीक है जी। तो फिर लॉन्ग टर्म टोटल में से करंट निकाल दो तो बाकी सारा लॉन्ग टर्म ही आ जाया करता है। तो ये 75। तो देखो लायबिलिटी तो 100 ही है, सिर्फ ब्रेक करके दिखा दो, ठीक है। चलो जी, सवाल तो खत्म हो गया फिलहाल। तो एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई बेटा, अगले साल पे होनी है। अच्छा सुने जी, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर 28.8, लॉन्ग टर्म हो गया 10.6 और यहाँ पे 100.3, यानी ये एंट्रीज आपको समझाने के लिए की है, वरना आप आखिरी पेमेंट डायरेक्ट भी उठाकर लिख सकते थे, ठीक है। अब सवाल खत्म है, एक छोटा सा मसला सिर्फ रह गया, आप डायरेक्ट करें, क्या जरूरत है करने की, तो समझाने के लिए मैंने एंट्री सिखाई है आपको। पर्चे में तो टाइम बचाएं, नजर आ रहा है एक पेमेंट आई थी जो पे होगी साल में, दूसरी रहती है अभी, तो वो पेबल लिख दो बस। अच्छा अब एक मसला थोड़ा सा रह गया जी, वो क्या, टाइम खत्म हो गया। मसला ये रह गया जी कि सुने, मसला ये रह गया है कि आईकैप ने इस एडवांस को शो ही नहीं किया था, ठीक है, और लिख दिया था कि करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको शो ही नहीं कर रहे। सही तो कह रहे हैं, देखो ना, अगले ये 31 दिसंबर, ये आप खड़े थे 14 पे, अगले 1.5 साल में पता नहीं कैसे कैसे बिल्स आने हैं, कितनी कितनी अमाउंट के आने हैं, पता नहीं कितना अगले 12 महीने में एडजस्ट होगा एडवांस और कितना उसके बाद, तो ये क्लियर तो नहीं था। तो आईकैप ने कहा मैंने एडवांस शो ही नहीं किया क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप कहीं एक जगह शो करके ये नोट भी लिख सकते हैं कि मैंने यहां शो कर दिया है, अलग अलग नहीं कर सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ओके हो गया, ठीक है। अब आखिरी बात सुने और फिर छुट्टी, आखिरी बात लिख लें बस, लिख लें बस। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, लेकिन इधर देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बिल्डिंग बनाने के लिए आप
इक्विटी का भी यूज कर लेते हैं। किसका? आप ओनर से कहते हैं बैंकों से पैसे ले रहे हैं, तुम भी कुछ शर्म करो, घर से पैसे ले आओ। अगर वो ले आएंगे तो वो भी यहां पर एक कॉलम डल जाएगा, उसे कहते हैं इक्विटी। इसका नंबर 1 होगा, स्पेसिफिक लोन का नंबर 2 होता है और जनरल लोन का नंबर 3 होता है। ये याद रखना, ठीक है? और सही है। लेकिन ये नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया, स्पेसिफिक लोन नहीं है, इक्विटी नहीं है, आपको प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना, जनरल लोन पैसे पड़े शुरू कर दो। वैसे कह रहा हूं अगर तीनों मौजूद हो तो प्रेफरेंस सबसे पहले किसको खत्म करना है? इक्विटी को, फिर स्पेसिफिक लोन को, फिर जनरल लोन को। एक बात समझ आ गई? आखिरी बात, जैसे लोन बैंक से लिया जाए तो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, वैसे ही जो इक्विटी ओनर घर से लाते हैं उस पर डिविडेंड पे किया जाता है। तो लोन की कॉस्ट, लोन एक बोरोइंग है, बोरोइंग की कॉस्ट इंटरेस्ट है, ऐसे ही इक्विटी घर से ओनर लाए तो उसकी कॉस्ट डिविडेंड है, ठीक है? तो फिर एक चौथी चीज यहां पर ऐड हो जाएगी और वो है डिविडेंड ऑन इक्विटी, ठीक है जी? और ये डिविडेंड ऑफ ऑन इक्विटी खुदारा कभी भी यहां पे नहीं लेना, सर इसकी परसेंटेज और कभी परसेंटेज भी दियो तो नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी वैसे तो कि जी हमारी वर्किंग पूरी हो गई है, चौथी कोई चीज कभी नहीं आएगी। लेकिन असल मामला ये है, मैं कल इसके ऊपर बहुत बात कर लूंगा, 2 से 4-5 मिनट तफसील से समझाऊंगा आपको डेट और इक्विटी का फर्क अकाउंटिंग की जबान में। लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूं इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, इक्विटी इज नॉट अ बोरिंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। ये सवाल में याद रख लो, ठीक है? आपने बोरिंग कॉस्ट नहीं है, बोरिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि इक्विटी बोरिंग नहीं है, ये कल समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल इसको लिखकर काटो, इसको ऐसे लिखकर डिविडेंड और इक्विटी को लिखकर काटो, स्टार लगाओ और एक उसूल लिखो अपने पास और फिर घरों को जाओ। उसूल क्या है? इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, therefore dividend is not a borrowing cost, equity is not a borrowing। जी कहां बेटा? क्लोजिंग गिवन है तो बताया था ना कि अगर जनरल लोन का क्लोजिंग बैलेंस देगा तो शो कर देंगे, नहीं है तो कहां से लाएं? एवरेज बैलेंस क्लोजिंग में नहीं आता, बैलेंस शीट में एवरेज बैलेंस नहीं आता, एवरेज बैलेंस नहीं आता, क्लोजिंग आता है, ठीक है? क्लोजिंग है तो लिख लो। एक सवाल ऐसा आएगा आपकी जिंदगियों में जिसमें क्लोजिंग गिवन होगा तो लिखेंगे जी। बोरोइंग, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग। तो वर्किंग में लिख कर काटा हुआ है आपने। निकलना शुरू करें जी, निकाल दिए सर बच्चे को, निकाल दिए सर, निकलना शुरू करें। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 है और ऑल एमसीक्यूज। कितने बजे ने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे? हो गए थे? चले ठीक है जी, ठीक है जी। पास पेपर 1 होमवर्क में है और सारे एमसीक्यूज होमवर्क में है। जिंदगी ये तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।